प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कहीं पर देखने को मिलता है कि भाई और भाई में संपत्ति के रिगार्डिंग झगड़े होते हैं और कहीं पर देखने को मिलता है कि भाई और बहन में भी संपत्ति के रिगार्डिंग झगड़े जो हैं वो होते हैं और साथ में ही यह भी देखने को मिलता है कि बच्चों और माता पिता यानी कि सीनियर सिटीजन्स के बीच में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग झगड़े भी होते हैं और पुराने टाइम से ही ये जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो कि बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए और साथ में ही जो माता पिता हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सारी की सारी संपत्ति जो है वो खो सकते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाल फिलहाल में इसके रिगार्डिंग क्या कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कितने तरीके की होती है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रॉपर्टी है वो दो तरीके की होती है। एक होती है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि 4 पीढ़ी से अनडिवाइडेड आती है, लेकिन आज की वीडियो में हम अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो कितने तरीके की होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो 3-4 तरीके से सेल्फ एक्वायर बन सकती है। सबसे पहला ये कि अगर कोई भी संपत्ति जो है वो आपको विल के थ्रू मिलती है, तो जैसे ही आपके फेवर में विल एग्जीक्यूट होती है और आप उस विल को जो है प्रोबेट करा लेते हैं और अपने नाम पर उस संपत्ति को करा लेते हैं, तो वो आपकी बन जाती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और दूसरे नंबर पर आती है कि अगर कोई भी संपत्ति मान लीजिए वो ट्रांसफर डीड के थ्रू आपके पास आई है और अब आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई है, तो वो भी आपकी बन जाती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और तीसरे नंबर पे आती है कि अगर कोई भी संपत्ति आपको गिफ्ट डीड के थ्रू मिलती है और वो आपके नाम पर हो जाती है, तो वो भी आपकी मानी जाएगी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट और फोर्थ नंबर पर आती है वो ये है कि अगर कोई भी संपत्ति जो है वो आप अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से, अपने फंड से अगर उसको बनाते हैं, तो वो आपकी बन जाती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। और ये सबसे खतरनाक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोर्ट के थ्रू भी आपसे इस प्रॉपर्टी को नहीं छीना जा सकता और इस प्रॉपर्टी में कोई भी आपसे जो है वो हक नहीं मांग सकता जब तक आप जीवित हैं। तो अब हम उन बातों को जान लेते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही जरूरी ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो वो सारी की सारी संपत्ति से जो है वो हाथ धो के बैठ सकते हैं। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किए गए हैं उसका नाम है CN अरुणाचला वर्सेस CA मुरुगन्था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये फेमस जजमेंट है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में एक पर्सन था रतन लाल और उसकी एक सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी जो कि उसने अपनी इनकम से, अपनी मेहनत से उसको बनाया था। और उसकी एक वाइफ भी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी और रतनलाल के जो है 2 बच्चे थे, जिसमें से एक था बेटा और दूसरी थी बेटी। बेटे का नाम था अंशुमन और जो बेटी थी उसका नाम था सुमन। और रतनलाल के जो ये दोनों बच्चे थे, दोनों की जो है वो मैरिज हो चुकी थी। और रतनलाल जो है वो अपने 2 स्टोरी हाउस में शांति से रह रहा था और रतनलाल की जो एज थी वो थी 81 ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो है बेटे को अपने फादर की संपत्ति में जो है वो लालच आ जाता है और वो कुछ ना कुछ पैंतरे जो है वो अपनाता है कि मैं किस तरीके से इस संपत्ति को अपने नाम पर करा लूं, क्योंकि मैं ही इकलौता जो है वो वारिस हूं और मेरे नाम पर ही ये संपत्ति आनी है, तो मेरे को इस संपत्ति को जो है वो जल्दी से जल्दी पाना है। तो यहाँ पर बेटा जो है वो अलग अलग तरीके के हथकंडे जो है वो अपनाने लगता है और एक दिन वो अपने फादर को जो है वो वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है और ये सोचता है कि जब भी मेरे फादर की डेथ होगी तो ये मकान जो है वो मेरा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं ही एक इकलौता वारिस हूँ और मेरे को ही ये जो संपत्ति है वो मिलेगी। और जो रतनलाल की बेटी थी वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी और जब उसको पता लगता है कि उसके फादर को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ दिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से आके अपने फादर को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाती है और कुछ टाइम बाद जो है रतनलाल की वहां पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर रतनलाल की डेथ के बाद ये पता चलता है कि रतनलाल ने किसी थर्ड पर्सन के नाम पर एक विल कर रखी है और उस विल में ये लिखा है कि मेरी जो भी संपत्ति है वो इस पर्सन को जाएगी। यानी कि रतनलाल ने जो अपने बेटे से मिसबिहेव सहा है उसके बाद जो है रतनलाल ने एक विल जो है वो थर्ड पर्सन के नाम पर एग्जीक्यूट कर दी। तो इसको हम एक इजी तरीके से समझते हैं कि ये ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बेटा था और जो उसकी वाइफ थी उन्होंने
उस सीनियर सिटीजन के साथ जो कि रतनलाल है उसके साथ मिसबिहेव किया है और उन्होंने अपने फादर की जो है वो कोई भी केयर नहीं की और इवन की उन्होंने जो है अपने फादर को ओल्ड एज होम में डाल दिया, वहां पर उसको छोड़ के आ गए। तो इसी रीजन से जो है फादर ने किसी थर्ड पर्सन के नाम पर विल जो है वो एग्जीक्यूट कर दी। और अगर यहाँ पर जो भी बेटा है और उसकी वाइफ है, अगर वो रतनलाल की अच्छे से केयर करते, उनको जो है टाइम टू टाइम बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करते, तो उस सिचुएशन में जो रतनलाल है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे सकता था। क्योंकि बेटी ने जो है वो शादी के टाइम पर पहले ही रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार कर दी थी कि मेरे को जो है मेरे फादर की संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे जो है वो पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया है, तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, तो मुझे जो है वो कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सारी की सारी जो संपत्ति है वो बेटे को जानी थी, लेकिन बेटे ने अपने फादर की कोई भी केयर नहीं करी, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए रतनलाल ने जो है वो थर्ड पर्सन के नाम पर विल को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर इस जजमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी पर्सन ये सोचता है कि मैं ही अपने फादर और अपने मदर की प्रॉपर्टी का जो इकलौता वारिस हूं और इनकी डेथ के बाद जो है वो मेरे को सारी संपत्ति मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सिर्फ सोच लेने से कि मेरे को ही सारी संपत्ति मिलेगी तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको जो है अपने मदर और फादर की केयर भी करनी होगी और ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी लॉ जो है वो सेटल हो चुका है कि अगर किसी भी पर्सन की कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के साथ वो कुछ भी कर सकता है, उसकी विल बना सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है, उसको गिफ्ट कर सकता है या फिर उसको सेल भी कर सकता है, और उसको आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते और आपकी जो है कोर्ट भी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इस बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा कि अगर बच्चे इन बातों का जो है वो ध्यान नहीं रखते तो वो सारी की सारी संपत्ति से जो है वो हाथ धो के बैठ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन्स कुछ बातों का जो है वो ध्यान नहीं रखते तो उस सिचुएशन में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी अपनी संपत्ति से हाथ धो के बैठ सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो कोई भी ट्रांसफर डीड बनाते हैं या फिर गिफ्ट डीड बनाते हैं और किसी भी तरीके से अपनी संपत्ति को जो है अपने बेटे के नाम पर, बेटे के नाम पर या फिर रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर करते हैं और उसमें कोई भी कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं करते कि मैं इसलिए इस संपत्ति को अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं कि मेरी फ्यूचर में देखभाल करेगा, मेरी बेसिक एमिनिटीज जो हैं उनको प्रोवाइड करेगा, और उस संपत्ति के ट्रांसफर होने के बाद आपका बेटा या फिर बेटी या फिर रिश्तेदार जो है अगर आपका कोई भी ध्यान नहीं रखता है तो उस सिचुएशन में उस संपत्ति को आप वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी लॉ जो है वो सेटल हो चुका है। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया था उसका नाम है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी। इसमें इसी बात को बताया गया था कि अगर आप कोई भी संपत्ति जो है उसको ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर के टाइम में ये जो कंडीशन है वो नहीं डालते तो आप उस संपत्ति को बाद में वापस नहीं ले सकते। तो मेरी भी सभी सीनियर सिटीजन्स को, माता पिता को यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हैं या फिर गिफ्ट डीड बनाते हैं तो उसमें इस कंडीशन को जरूर मेंशन करें, जिससे कि अगर वो फ्यूचर में आपकी देखभाल नहीं करते तो आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि माता पिता जो हैं, सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो भी जो है वो अपनी सारी संपत्ति से हाथ धो के बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।